तो एक फिल्म आई धुरंधर द रिवेंज और बॉक्स ऑफिस पर तो जैसे सुनामी ही आ गई। हर तरफ बस इसी की चर्चा थी। लेकिन आज हम इस विश्लेषण में पर्दे के थोड़ा पीछे झांकने वाले हैं। सोर्स मटेरियल के आधार पर समझने की कोशिश करेंगे कि ये फिल्म सिर्फ एंटरटेनमेंट थी या फिर कहानी कुछ और ही है। तो सवाल यही है, बिल्कुल सीधा सा सवाल जो सोर्स मटेरियल भी उठाता है। क्या ये फिल्म सिर्फ मनोरंजन तक सीमित है या फिर ये उससे कहीं आगे बढ़कर एक नए किस्म के नागरिक, एक नई सोच को गढ़ने की कोशिश कर रही है? चलिए इस दावे की एक एक परत को खोल कर देखते हैं। तो विश्लेषण की जो पहली परत है वो ये कहती है कि फिल्म का मैसेज बस उतना नहीं है जितना ऊपर ऊपर से दिखता है। असल में इसके काफी गहरे पॉलिटिकल मतलब हैं। हमारा सोर्स मटेरियल तो इस मामले में बिल्कुल सीधी बात करता है। वो कहता है ये नकारना मुश्किल है कि इसका सीक्वल प्रोपेगेंडा है, क्योंकि अब राजनीतिक संदेश सूक्ष्म नहीं रह गए हैं। मतलब संदेश अब छुपे हुए नहीं हैं, वो बिल्कुल खुलकर सामने रखे जा रहे हैं। अच्छा, तो अब जरा और गहराई में उतरते हैं। सोर्स ये समझाने की कोशिश करता है कि इस फिल्म का प्रोपेगेंडा, जो आमतौर पर हम देशभक्ति वाली हॉलीवुड फिल्मों में देखते हैं, उससे अलग कैसे है। अब ये स्लाइड देखिए, ये बहुत दिलचस्प है। यहाँ सोर्स दो तरह के प्रोपेगेंडा के बीच का फर्क बता रहा है। एक होता है राष्ट्र समर्थक प्रोपेगेंडा, जो देश के आइडिया को सपोर्ट करता है, और ये बहुत कॉमन है। लेकिन दूसरा होता है सत्ताधारी दल समर्थक प्रोपेगेंडा, जो एक खास पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करता है, और इसका सबसे बड़ा काम होता है देश की पहचान को सत्ता में बैठी पार्टी की पहचान से मिला देना। सोर्स का तर्क यही है कि ये फिल्म दूसरी वाली कैटेगरी में आती है। और इसके लिए सोर्स एक बहुत ही साफ उदाहरण देता है। फिल्म में एक सीन है जहां विलेन अपने पिता से कहता है, तुम्हारे लोगों की जीत हो गई। और ठीक उसी वक्त बैकग्राउंड में 2014 के शपथ ग्रहण समारोह की तस्वीरें चल रही होती हैं। ये एक बहुत सीधा इशारा है। बात सिर्फ इशारों तक ही नहीं रुकती। सोर्स का ये भी कहना है कि फिल्म में इतिहास को भी एक नए तरीके से लिखा गया है। जैसे कि नोटबंदी को एक मास्टर स्ट्रोक की तरह दिखाया गया है। कई आतंकवादी जिन्हें फिल्म में दिखाया गया वो असल में 2014 से पहले ही मारे जा चुके थे, और नोटबंदी से अर्थव्यवस्था और आम लोगों पर जो बुरा असर पड़ा उसे पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया गया है। अच्छा, अब जरा यहां रुकते हैं। फिल्म में तो नोटबंदी को एक बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक बताया गया है ना, लेकिन सोर्स हमें कुछ आंकड़े याद दिलाता है। स्क्रीन पर देखिए, साल 2016 में भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट 8.3% थी, और फिर नोटबंदी के बाद 2019 आते आते ये गिरकर सिर्फ 3.9% रह गई। ये आंकड़े फिल्म की कहानी से बिल्कुल अलग, एक दूसरी ही हकीकत बयां करते हैं। चलिए अब इस विश्लेषण में और आगे बढ़ते हैं। सोर्स का तर्क है कि ये फिल्म सिर्फ एक पॉलिटिकल नजरिया ही नहीं बेच रही, बल्कि ये एक नए तरह का आदर्श नागरिक भी बना रही है, एक नया आइडियल। और इस आइडियल को सोर्स एक खास नाम देता है, सैनिक पुरुषत्व या सोल्जर मैस्कुलिनिटी। ये एक ऐसी सोच है जहां देश के हर मर्द को एक सिपाही की तरह बनने के लिए उकसाया जाता है। उसकी पहचान, उसकी आइडेंटिटी लड़ाई और आक्रामकता से जोड़ दी जाती है। दिलचस्प बात यह है कि यह कॉन्सेप्ट नाजी जर्मनी की स्टडीज से लिया गया है। और इस सोच को साबित करने के लिए फिल्म का एक डायलॉग ही काफी है, जो एक मेन कैरेक्टर बोलता है। हम मर्द हैं, हमारा काम लड़ना है, अपने मकसद के लिए, अपने सपनों के लिए, अपने अधिकारों के लिए, अपने परिवार के लिए। मतलब साफ है, मर्द होने का मतलब ही है लड़ना। अब इस सैनिक पुरुष वाले आइडियल में महिलाओं की क्या जगह है, इसका अंदाजा आप इस एक नंबर से लगा सकते हैं, 15 मिनट। जी हां, पूरी 4 घंटे की फिल्म में जो लीड एक्ट्रेस हैं उनका स्क्रीन टाइम सिर्फ 15 मिनट का है। ये नंबर अपने आप में बहुत कुछ कह जाता है। अब आते हैं विश्लेषण की अगली परत पर, जो फिल्म के मॉरल यूनिवर्स यानी सही गलत की दुनिया और उसमें हिंसा को कैसे दिखाया गया है उसकी पड़ताल करती है। यहां सोर्स एक बहुत ही बढ़िया तुलना करता है। 70 के दशक का एंग्री यंग मैन याद है? वो जो सिस्टम के खिलाफ लड़ता था, गरीबी और नाइंसाफी के खिलाफ आवाज उठाता था। लेकिन आज का हीरो, वो सिस्टम के खिलाफ नहीं बल्कि सिस्टम का हीरो है। वो गरीबी से नहीं लड़ता बल्कि हिंसक राष्ट्रवादी न्याय करता है, और मिडिल क्लास उसके लिए तालियां बजाता है। और पता है, सोर्स की असली आलोचना सिर्फ हिंसा दिखाने पर नहीं है, बल्कि इस बात पर है कि उसे दिखाया कैसे गया है। एकदम धमाकेदार हिप हॉप म्यूजिक के साथ स्लो मोशन में हिंसा को एक शानदार एंटरटेनमेंट बना दिया गया है। तो बाहरी दुश्मन तो हैं ही, लेकिन फिल्म के मुताबिक देश के अंदर भी दुश्मन है,
और उनकी एक लंबी लिस्ट है। खालिस्तानी, नक्सली, कश्मीरी उग्रवादी, केरल का पॉपुलर फ्रंट, एनजीओ, समाजवादी, यूनिवर्सिटी के छात्र और यहाँ तक कि वो लोग भी जो लोकतांत्रिक तरीके से अपनी असहमति जताते हैं। और जब इतने सारे दुश्मन होंगे तो फिल्म एक खतरनाक रास्ता सुझाती है। वो है मॉब जस्टिस और एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स का। फिल्म इसे सिर्फ सही नहीं बल्कि जरूरी और देखने में मजेदार चीज की तरह पेश करती है। सोर्स बताता है कि थिएटर में दर्शक हीरो के बदला लेने वाले सीन पर कैसे जश्न मनाते हैं, जो दिखाता है कि फिल्म भीड़ के इंसाफ के लिए एक तरह की सहमति बना रही है। अब सोर्स का एक बहुत ही गहरा तर्क सामने आता है, जरा इस पर ध्यान दीजिए। सोर्स कहता है कि हिंसा दो तरह की होती है। एक उल्लेखनीय हिंसा, मतलब टेररिस्ट अटैक जैसी हिंसा जिसे सब नोटिस करते हैं और फिल्म में भी यही दिखाई जाती है। लेकिन एक दूसरी तरह की भी हिंसा होती है, अनलेखनीय या स्ट्रक्चरल वायलेंस। ये क्या है? ये वो छुपी हुई हिंसा है जो सिस्टम की वजह से होती है, जैसे कि भयानक गरीबी, प्रदूषण से हर साल होने वाली लाखों मौतें या सही इलाज न मिलने की वजह से मरते लोग। फिल्म सिर्फ पहली तरह की हिंसा को दिखाकर इस दूसरी, ज्यादा बड़ी और रोजमर्रा की हिंसा को जैसे अदृश्य ही बना देती है। और ये सब बातें हमें इस विश्लेषण के सबसे अहम हिस्से पर ले आती हैं कि इस तरह के सिनेमा से सबसे बड़ा खतरा आखिर है क्या। यहाँ पर सोर्स महान दार्शनिक हैना आरेंट को कोट करता है, जिन्होंने कहा था, अधिनायकवाद की जड़ें विचारहीनता और आलोचनात्मक सोच की कमी में निहित होती हैं। यानी जब हम सोचना, समझना और सवाल करना बंद कर देते हैं, तभी तानाशाही का रास्ता खुलता है। तो सोर्स का आखिरी और सबसे जरूरी पॉइंट यही है कि इस फिल्म की जबरदस्त कामयाबी इस बात का संकेत है कि हम एक ही डोमिनेंट कहानी की तरफ बढ़ रहे हैं। एक ऐसी कहानी जो चाहती है कि हम सब एक ही तरह से सोचें, हमारी कल्पना भी एक हो जाए। और आखिर में ये विश्लेषण हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। एक ऐसा देश जहां अरबों लोग हैं, अरबों कहानियां हैं, वहां सिर्फ एक ही कहानी क्यों सुनाई जा रही है? ये एक ऐसा सवाल है जो सोर्स के मुताबिक हमारे लोकतंत्र के भविष्य के लिए गहरी चिंताएं पैदा करता है।